तो अब जैसे जो हमारा पेपर है लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड 16 को वही पेपर है अब हमारा, तो उसी की तैयारी करनी है हमें। तो उसके अब हम प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए थे उसमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए हैं लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड में। तो पहली बात अगर हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है 2023 का, देखो 2024 का पेपर इसका था नहीं, जो CCSU स्टडी करके वेबसाइट है उस पर, और हमने 2023 का पेपर देखा है। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। तो ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है। इसका आंसर आप इजीली लिख सकते हो कि वुमेन को अगर किसी भी तरह से इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो नॉट परमिसेबल बाय लॉ है, उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न दे रखा है। अब वो क्या पनिशमेंट है, किस तरह का प्रोविज़न है, ये आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। अब है व्हाट डू यू मीन बाय द चाइल्ड विटनेस। चाइल्ड विटनेस क्या होता है? चाइल्ड विटनेस मतलब एक बच्चे को क्या कोर्ट में गवाही देने का अधिकार है? एक माइनर चाइल्ड क्या कोर्ट में गवाही दे सकता है और उसकी गवाही पर कोर्ट कितना भरोसा करेगा, ये आपका है। ये क्वेश्चन का आंसर असाइनमेंट में अगर ना मिले तो गूगल सर्च कर लेना, और ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है आपको, हाफ पेज का आंसर लिखना है बस। व्हाट डज द आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 45 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? तो मुझे तो याद नहीं आर्टिकल 45 क्या कहता है, आप बताओ क्या कहता है आर्टिकल 45 कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी को पता? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 क्या कह रहा है? गूगल सर्च कर लो फटाफट, पता लग जाएगा आर्टिकल 45 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। Sir, it deals with the early childhood care and education, aiming to provide the free and compulsory education for children. ये कहता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर जरूरी है, उनके लिए कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है, 5वीं तक की शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन कंपलसरी करता है आर्टिकल 45 में। व्हाट आर द एक्सक्लूसिव ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल टू हिंदू वाइफ। हिंदू वाइफ को क्या एक्सक्लूसिव ग्राउंड है डाइवोर्स की? तो हिंदू वाइफ को एक तो एक्सक्लूसिव जो डाइवोर्स के ग्राउंड वाला क्वेश्चन है उसी में से आ जाएगा। एक तो एक्सक्लूसिव ग्राउंड ये है कि अगर हस्बैंड अपना रिलीजन चेंज कर लेता है तो वाइफ की मर्जी है कि वो अपने चेंज रिलीजन वाले हस्बैंड के साथ रहे या अलग से, मतलब अपना कोई घर बसा ले, उसको डाइवोर्स दे दे, ये उसकी मर्जी है वाइफ के पास, या फिर वो सन्यासी साधु बन जाता है तो। अब व्हाट डज आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 14 तो आप मुझे लग रहा है बता ही दोगे। आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स में आता है ना? Sir, right to equality. हाँ, राइट टू इक्वालिटी भी तो बड़ा फेमस है। तो ये किसके लिए इक्वालिटी की बात कर रहा है? वुमेन्स के लिए बात कर रहा है। वुमेन और चाइल्ड को इक्वालिटी मिलेगी, किसके किसके इक्वल मिलेगी? केवल स्टेटस मिलेगा और मैंस के बराबर, जो मतलब पुरुष हैं, पुरुष के बराबर महिला को सम्मान मिलेगा, ये कह रहा है आर्टिकल 14। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए। अब हम सेक्शन बी में अगर देखते हैं तो सेक्शन बी में है डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आपने पढ़ा था 3rd सेमेस्टर के अंदर 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तब बताया था कि माइनर की क्या लाइबिलिटी है। तो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष एक केस था ना, अगर आपको याद होगा तो उस केस के अंदर माइनर के लिए बोला गया था कि माइनर की कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी नहीं होती, माइनर धोखा भी करते किसी के साथ तो भी कोर्ट उसको लायबल नहीं ठहरा सकती। ये मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष में कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो उसी तरह से माइनर की कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी नहीं, लेकिन माइनर जो है वो बेनिफिट के लिए पार्टनर बन सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। अगर कॉन्ट्रैक्ट में केवल बेनिफिट के लिए उसको पार्टनर बनाया जा रहा है तो वो बन जाएगा, लॉस के लिए नहीं बनेगा। लॉस में पार्टनर को माइनर को हिस्सा नहीं देगा। डिस्कस इन ब्रीफ द मेन फीचर्स ऑफ इक्वल रेमोस्ट्रेशन एक्ट 1976। ये मेरे असाइनमेंट में भी है क्वेश्चन, ये बताइए क्या होता है ये? कि सर वेजेस सबको इक्वली मिलने चाहिए। चाहे महिला है या पुरुष है, अगर दोनों एक जैसे जॉब कर रहे हैं तो उनको इक्वल वेज मिलना चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था, आज तो नहीं होता, पहले ऐसा होता था कि जो महिलाएं होती हैं ना उनको कम सैलरी मिलती थी। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग में मजदूरी कर रहे हैं, कौन मजदूरी कर रहा है? एक पुरुष भी कर रहा है, एक महिला भी कर रही है। तो पुरुष की दिहाड़ी तो होगी 500 रुपये, तो महिला की होगी केवल 300 रुपये। ऐसा बोल के इसलिए कहा जाता था कि महिला तो कमज़ोर है, वो कम मेहनत कर पाएगी, पुरुष तो ताकतवर है, वो ज़्यादा मेहनत करेगा, इसलिए उसकी ज़्यादा सैलरी, महिला की कम। लेकिन हमारे यहाँ पे फिर 1976 में एक एक्ट आ गया जो कहता नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, इक्वल रेमोस्ट्रेशन मिलेगी फॉर इक्वल वर्क।
अगर दोनों बराबर का काम कर रहे हैं, वही ईंटें उठा के वही ऊपर ले जा रही है महिला भी और पुरुष भी ले जा रहा है, लेकिन पुरुष को मिल रहे थे 500, महिला को मिल रहे थे 300। तो इसलिए कोर्ट ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, एक एक्ट पास कर दिया हमारी पार्लियामेंट ने, बोला कि इसके लिए इक्वल रेमोस्ट्रेशन फॉर इक्वल पे। अब ये सब जगह लागू है, चाहे ऑफिस वर्क है, चाहे लेबर वर्क है, या किसी भी तरह का कोई भी जॉब है, चाहे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कोई ड्यूटी है, सब में इक्वल रेमोस्ट्रेशन इक्वल पे लगता है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस इन ब्रीफ। ब्रीफ में बताना है आपको केसेस के साथ प्रोविज़न ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट द मैरिड वुमेन। जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005, ये उस पर है क्वेश्चन, वो लिखना है। एक महिला जो घरेलू महिला है, जो शादीशुदा है, उसके ऊपर क्रुएलिटी किस किस तरह से की जाती है, बताइए कैसे कैसे क्रुएलिटी हो सकती है। इसमें 2-3 तरह की क्रुएलिटी को आपको लिख देना है, और कुछ केस लॉस, अगर आपको कोई केस लॉस याद है, वैसे मैंने क्वेश्चन का जो आंसर असाइनमेंट में लिखा है उसमें केस लॉस भी हैं, कुछ केस लॉस भी लिखने ज़रूरी है क्योंकि इसमें बोला हुआ है हेल्प ऑफ केसेस, इसलिए आपको केस लिखने पड़ेंगे। तो ये सेक्शन सी देखोगे तो काफ़ी। में ना आपने भी केस लॉज नहीं दिया था, तो इससे क्या रिलेटेड केस लॉज लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं प्लीज। केस लॉस एक्ट अब तो मुझे याद नहीं होगा, लेकिन आप नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएंगे आपको केसेस। कोई पर्टिकुलर केस मुझे वैसे अभी याद नहीं है उसका, पर डोमेस्टिक वायलेंस के तो बहुत सारे केसेस हैं, और कोई भी केस आप लिख सकते हैं इसके अंदर। डोमेस्टिक वायलेंस करके आप केस लॉस तैयार सर्च करोगे ना तो बहुत सारे केसेस आ जाएंगे, कोई भी केस याद कर लेना। ये हो गया। हाँ जी सर, मेंटल टॉर्चर भी आ सकता है क्या डीवी के अंदर? हाँ, मेंटल टॉर्चर आता है, मेंटल और फिजिकल दोनों आते हैं। ओके सर। देखो मेंटल क्रुएलिटी भी तो क्रुएलिटी है, वो तो बल्कि ज़्यादा है, फिजिकल से ज़्यादा हार्म करती है, नुकसान करती है। क्वेश्चन नंबर 9, नरेट द सोशल एंड द लीगल इनइक्वालिटी सफर्ड बाय द वुमेन इन द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड। अगर हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड की बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था, उससे पहले की अगर आप बात करें, तो सोशल और लीगल इनइक्वालिटी क्या है जिससे वुमेन सफ़र कर रही थी, जिससे महिलाएं परेशान थी। तो ये उस समय की बात कर रहा है जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं आया था। उस समय तो समाज के अंदर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ थी, जैसे दहेज के नाम पर लोगों को, महिलाओं को बहुत अत्याचार होते थे। सती प्रथा एक इनइक्वालिटी प्रैक्टिस थी, जो हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को भी उसके फ्यूनरल पर जो है बैठकर अपनी जान देनी पड़ती थी। उसके अलावा विडो रीमैरिजेस अलाउड नहीं थी इंडिया के अंदर, ठीक है, बाल विवाह, ये सब आप इसके अंदर लिखोगे, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले की चीज़ें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द लीगल प्रोटेक्शंस अवेलेबल टू वुमेन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उस केस को लिखना पड़ेगा आपको इसके अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि जो मालिक है, जो कंपनी का बॉस है, जो कंपनी का सेटअप करने वाला मेन बंदा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फीमेल वर्कर को इस तरह का माहौल दे कि उनको कोई सेक्सुअल हरेसमेंट ना हो। इस केस के अंदर जो विशाखा थी, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब थी इसकी, वहाँ पर उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, उसको अभद्र भाषा से छेड़ा जाता है, परेशान किया जाता है उसके कोवर्कर के थ्रू। तो जब ये कोर्ट में केस गया राजस्थान के, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने तो इसके डिसीजन को ये कह के दे दिया कि भाई इसमें एम्प्लॉयर का कोई फॉल्ट नहीं है, जो कोवर्कर है वही रिस्पॉन्सिबल है, और कोवर्कर के ऊपर फाइन लगा दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया अपील में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो वर्कर हैं उनको मैनेज करने की जिम्मेदारी उसकी है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, यानी कि जो एम्प्लॉयर है। तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो कैसे इस माहौल को बनाएगा कि कोई भी महिला के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट ना हो, या तो वो महिलाओं को काम पर ही ना रखे, और रखेगा तो उसके लिए उनको प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी उसी की होगी। तो ये वाला केस लिखकर इस क्वेश्चन को पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, एक्सप्लेन द एम एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। अब ये जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है ना, ये यूएनओ का पार्ट है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2 कमीशन बनाए हैं, एक वुमेन कमीशन और एक चाइल्ड कमीशन। ये दोनों कमीशन कौन हैंडल करता है? यूएनओ। यूएनओ के डायरेक्शन पे इंडिया ने बना रखे हैं और इंडिया इसकी रिपोर्ट देता है। अब ये महिलाओं की किस तरह से हेल्प कर रहा है,
इसका एम क्या है? इसका एम क्या है कि महिलाओं के ऊपर होने वाले क्रुएलिटी प्रैक्टिसेस, बैड प्रैक्टिसेस, अत्याचार, इन सब के ऊपर रोक लगाना, महिलाओं के एजुकेशन पे काम करना, महिलाओं को जो है वो सेल्फ सेंटर्ड बनाना और सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और इसके अलावा अगर महिला कोई ऐसी है जिसके पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो उसका फ्री केस लड़ना, उसको फ्री लीगल एड देना, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसके विकास के लिए काम करना। एक्सप्लेन द मेन एंड फंक्शंस ऑफ द नेशनल कमीशन, ये तो हो गया ना। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इस एक्ट के आने से पहले हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ा दुर्व्यवहार होता था, मतलब ह्यूमिलेशंस होता था, वो बच्चों का होता था, चाइल्ड लेबर्स का होता था। क्योंकि जितने भी डेंजरस काम थे, जैसे पटाखे बनाने की फैक्ट्री, आर्म्स एम्यूनिशन की फैक्ट्रियाँ, खदानों के अंदर जो काम करते हैं माइंस के अंदर, वहाँ स्पेशली बच्चों को लगाया जाता था। क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं अपने बच्चों को सस्ती लेबर में लगा देते हैं कि कुछ तो कमा के लाई गई, और वो डेंजरस काम में जब बच्चे होते हैं ना, बड़े जोश से उसके अंदर काम करते हैं तो वो काम हो जाता है। तो इस वजह से बच्चों को लगाया जाता है ऐसे काम में। तो उस काम से बच्चों की जान को हमेशा खतरा बना रहता था, लेकिन रोकने का कोई कानून नहीं था हमारे भारत में। तो फिर हमने एक कानून बना दिया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1980, जो ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को कोई काम पे नहीं लगाएगा, उसको प्राइमरी एजुकेशन का राइट है। दूसरा कहता है कि 14 साल से 16 साल तक का बच्चा जो है वो काम कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स की मर्जी से कर सकता है, और ऐसी जगह कर सकता है जहाँ पे उसकी जान का नुकसान ना हो, जहाँ पे उसको कोई जान माल की हानि ना हो, वहाँ पे वो काम कर सकता है। और 16 साल से बड़ा बच्चा अपनी मर्जी से भी काम कर सकता है। ये चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट है जिसमें बताया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द यूएन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो है ना, ये यूएन के कन्वेंशन हुई थी, एक मीटिंग हुई थी यूएन की, जिसमें यूएन के मेंबर ऑफ स्टेट जितने थे ना पूरे वर्ल्ड से, उन्होंने अटेंड किया था। इसमें एक डिसीजन हुआ था कि हर कंट्री के अंदर एक वुमेन कमीशन बनेगा, महिला आयोग बनेगा। इसी के बाद फिर महिला आयोग बना, महिला आयोग बनेगा और वो कमीशन वुमेन्स के वेलफेयर के लिए काम करेगा, और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जाएगा, मतलब वुमेन्स को भी व्यवसाय बनाने की कोशिश होगी, वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे। तो ये हो गया आपका 2023 का पूरा पेपर कंप्लीट। तो पेपर देखोगे तो लगभग अच्छा ही पेपर है। अगर आपको ये पेपर आ जाए तो आप आराम से इसके आंसर लिख लोगे, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगी। फिर 2022 में आ जाते हैं हम। 2022 2024 का जो पेपर है ना, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कोई ना कोई यूट्यूब शॉर्ट आपको मिल जाएगा, तो यूट्यूब शॉर्ट्स में होगा ये। तो 2022 का जो पेपर, उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ चाइल्ड लेबर। आपको पता है चाइल्ड लेबर क्या होती है, लिख दोगे आप। व्हाट इज़ इद्दत, अब बताओ इद्दत क्या होता है। इद्दत आपने मुस्लिम लॉ में पढ़ा था। व्हाट इज़ इद्दत पीरियड। सर ये प्योरिफिकेशन का पीरियड होता है। हाँ, जब हस्बैंड वाइफ का तलाक हो जाता है मुस्लिम में, यस सर। तो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, 3 महीने तक वुमेन को अलग रहना पड़ता है, लेकिन हस्बैंड की प्रॉपर्टी में रहेगी, लेकिन हस्बैंड और हर मेल मेंबर से अलग रहेगी। उसको बिल्कुल बाहर जाने की कोई इजाज़त नहीं होगी, वो एक कमरे में रहेगी। उसकी पूरी खाने पीने की सब सुविधाएं वहीं मिलेंगी, और वो सारी सुविधाएं उसका हस्बैंड देगा तलाक होने के बाद। ये इसलिए किया जाता है ताकि नस्लें जो है वो दूषित ना हो, प्योरिटी ऑफ द कास्ट, उसके लिए किया जाता है, ताकि ये पता लग जाए कि वुमेन कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है अपने पहले पति से, तभी वो दूसरे पति या दूसरे मर्द के पास जाए। व्हाट इज जुवेलियन डेलिक्वेंसी, बाल अपराध क्या है, बताइए क्या होता है। ताकि जो माइनर कोई अपराध करे। हाँ, इसमें आप लिख देना, क्वेश्चन आपके पास है असाइनमेंट में। एडल्ट्री और रेप के बीच में क्या डिफ्रेंशिएशन है, ये भी आप लिख दोगे, ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। व्हाट आर टेस्टामेंट्री गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन वो होता है जिसको वसीयत, मतलब विल के थ्रू, फॉर एग्जांपल एक बच्चे की माँ नहीं है, केवल पिता है, उन्होंने बच्चे को पाल पोस दिया, अब उसके पिता को ऐसी बीमारी लग गई कि वो कभी भी डेथ हो सकती है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी विल बना दी, और विल में ये बोल दिया कि जब तक ये 18 साल का नहीं जाए तो इसका चाचा इसका
गार्जियन रहेगा, मतलब चाचा इसकी देखभाल करेगा, इसकी प्रॉपर्टी की भी और इसकी भी। तो टेस्टेमेटरी गार्जियन का चाचा हो गया, जिसको विल के थ्रू, टेस्टेमेंट के थ्रू गार्जियन बनाया गया। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू टेस्टिमनी ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं आएगा अब आपको, अब इसकी जगह आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब नाम ही बदला है, काम सेम ही है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिख के क्वेश्चन पूछेगा अब आपसे ही। तो बताइए, बच्चे की टेस्टिमनी यानी कि बच्चे का गार्जियन कौन होगा, इसके लिए क्या लॉ है? ये आपका असाइनमेंट में पूरा क्वेश्चन है। नेचुरल गार्जियन जो पेरेंट्स ही होते हैं, उसके माता और पिता दोनों, अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो दूसरा उसका नेचुरल गार्जियन होगा। फिर टेस्टिमेटरी गार्जियन जो विल के थ्रू बनाए जाते हैं। फिर कोर्ट के थ्रू जो गार्जियन बनाया जाता है वो, ये सब आपके गार्जियन है जो आपको लिखना है इसके अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय द डाउरी डेथ? डाउरी डेथ क्या होती है? एक्सप्लेन विथ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो डाउरी डेथ तो आप इजीली मुझे लग रहा है लिख ही दोगे, क्योंकि आपने हिंदू मैरिज एक्ट आराम से पढ़ा हुआ है। उसके अंदर बताया कि दहेज की वजह से किसी महिला को मार दिया जाता है तो क्या क्या होता है, और उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या अमेंडमेंट किए एक्ट के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 15(3) एम्पावर करता है स्टेट को कि मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 15 हमारा किसकी बात करता है? फ्रीडम की बात करता है, राइट टू फ्रीडम। तो ये वुमेन और चिल्ड्रंस को कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात कर रहा है। स्पेशल प्रोविजंस का मतलब है इक्वल राइट्स दे रहा है, इक्वल फ्रीडम दे रहा है दोनों को। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, माइनर आर इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वही है, माइनर जो होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता, वो इनकेपेबल होता है। तो जो पीछे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, वो एग्जाम्पल इसमें भी फिट आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ नोट ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ अ चाइल्ड एट द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट अगर किसी चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या है? तो ह्यूमन राइट्स बच्चे के जो हैं वो लिख देना आप, जैसे शिक्षा का अधिकार, राइट अगेंस्ट ह्यूमिलेशंस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, ये सब आ जाएगा इसके अंदर। व्हाट प्रोटेक्शंस इज गिवन टू अ चाइल्ड बिलो द 7 and 12 ईयर ऑफ एज ऑफ आईपीसी। अब आईपीसी की जगह बीएनएस लिख के पूछ लेगा ये आपसे, क्रिमिनल लायबिलिटी। बाकी सेम ही है, आंसर सेम ही है। आपके असाइनमेंट में भी जहाँ जहाँ आईपीसी लिखा हो वहाँ पर आप बीएनएस लिख देना, बस उतना ही लिखना है और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय न्याय संहिता हो गया अभी। तो ये मैंने क्वेश्चन बताया भाई कि 7 साल से 12 साल का बच्चा कोई भी क्राइम नहीं कर सकता, उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। उसमें अलग अलग प्रोविजंस है, 7 साल से छोटे के लिए अलग, 7 से 12 साल के लिए अलग। डिस्कस द लीगल प्रोटेक्शंस अवेलेबल टू वुमेन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये दोनों साल आ गया, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाला केस है। तो ये आप अच्छी तरह कर लेना। Describe and explain the various ground on which Muslim wife can obtain a decree of dissolution of marriage from the court of law। अब वहाँ पर आया था डाइवर्स का क्वेश्चन हिंदू के लिए कि हिंदू वुमेन्स को कौन से स्पेशल ग्राउंड है डाइवर्स के लिए, और यहाँ पर आ गया मुस्लिम के लिए, यानी कि एक डाइवर्स का क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो डाइवर्स का जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। शॉर्ट नोट, इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। इंटरनेशनल कमीशन जैसे हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ऐसे इंटरनेशनल कमीशन भी होता है जो वुमेन्स के वेलफेयर के लिए काम करता है। पता हो तो लिख देना, तो छोड़ भी सकते। स्त्री धन और मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी। स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन वो प्रॉपर्टी है जो स्त्री का है, जैसे महर, मुस्लिम में महर होता है। महर पर केवल स्त्री का अधिकार होता है, केवल पत्नी का अधिकार होता है और किसी का अधिकार नहीं होता। मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी जैसे जो दहेज में सामान मिलता है, जैसे कोई पलंग मिला, कोई सोने का सेट मिला, कोई गाड़ी मिली, वो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसे स्त्री धन भी कहते हैं। आपने सुना होगा जब भी केस आता है तो उसमें कहता है स्त्री धन की लिस्ट लाओ। स्त्री धन में वही चीज़ें आती है जो दहेज में पिता अपनी बेटी को देता है।
फिर है वुमेन्स राइट टू कंट्रोल दियर रिप्रोडक्टिविटी। क्या वुमेन्स के पास राइट है अपनी पैदावार को कंट्रोल करने का, यानी कि वो चाहे अपनी मर्जी से माँ बन सकती है? तो डेफिनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है वुमेन्स को कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकती है। मतलब अगर वुमेन ना चाहे और हस्बैंड चाहे, हस्बैंड के परिवार वाले चाहें बच्चा, लेकिन वुमेन ना चाहे तो वो अबॉर्शन करा सकती है बिना अपने हस्बैंड की मर्जी के। उसमें हस्बैंड की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका सोल डिसीजन है, क्योंकि उसके शरीर में है बच्चा और उसकी जान, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो वो अपने बच्चे का अबॉर्शन करा सकते हैं बिना हस्बैंड की मर्जी के। तो ये हो गया हमारा पेपर 22 का। कोई 22-23 में कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो आपको डिस्कस करना हो या पूछना हो? और तो क्वेश्चन पेपर है नहीं इसमें, और ज़्यादा पुराना हम जाएंगे नहीं, क्योंकि उसके हमारे लिए कोई बेनिफिट है नहीं, और पेपर है नहीं वैसे इसमें। कोई और क्वेश्चन जो आपके मन में हो, आपको पूछना हो? सर 24 का यूट्यूब पे है, शॉर्ट्स में ही है जो आप कह रहे थे। शॉर्ट्स में नहीं है? शॉर्ट्स में है सर। अच्छा है ना, तो वहाँ से उसको देख लेना एक बार। देखो हमें ना 3 पेपर तो ज़रूरी करने होते हैं, 22, 23 और 24। ये 3 पेपर कंपलसरी करने हैं। 19 का ही मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। 22, 23, 24, 25 में से हमें एक आइडिया हो जाता है पेपर का कि पेपर किस तरह से हमसे पूछेगा। और ये वाला तो सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपने कुछ ना भी पढ़ा हो तो भी आप बना बना के कहानी लिख दोगे इसके अंदर। मतलब इतना हमने मटेरियल ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा। जब हम 8 सेमेस्टर में आ गए तो हमने 3rd सेमेस्टर पढ़ा, हमने 4th सेमेस्टर पढ़ा, 5th पढ़ा, 6th पढ़ा, 7th पढ़ा। इन्हीं में से मिला जुला कर ये पेपर बन जाता है। मतलब कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है ये, इन्हीं सब सब्जेक्ट को मिला के एक नया सब्जेक्ट ये तैयार हो जाता है। तो अब आपको कोई डाउट है तो पूछ